चलो, तो एसी जनरेटर और डायनामो के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग। तो एसी जनरेटर या डायनामो या ऑल्टरनेटर तीनों एक ही के नाम है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है मेनली आपका, ठीक है, मैग्नेट होता है। मैग्नेट कैसे होता है? हॉर्स शू मैग्नेट होता है। मैं यहाँ पे सिंपल मैग्नेट शो कर रहा हूँ आपको। जनरली क्या होता है, हॉर्स शू मैग्नेट होता है। हॉर्स शू मैग्नेट में क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो रेडियली होती है। रेडियली का मतलब है कि जो कॉइल है उसका एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। कॉइल पहले ऐसे रखी हुई थी तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे था, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे थी। उससे क्या होगा, ईएमएफ जो होगा वो मैक्सिमम इंड्यूस होगा किसी भी पोजीशन पर। प्रिंसिपल क्या होता है इसका? प्रिंसिपल, अच्छा इसके आगे क्या होगा, यहाँ पे शाफ्ट होती है। इस शाफ्ट में, इसमें कम्यूटेटर नहीं लगता, इसमें क्या होती है, रिंग्स होती है। ठीक है, इसमें भी कार्बन ब्रशेस होते हैं क्या? इसमें भी कार्बन ब्रशेस होते हैं आपके। एक कॉइल तो जैसे इस वाली रिंग में कनेक्ट हो गई, दूसरी वाली रिंग एक वायर एक रिंग से कनेक्ट होगा और दूसरा वाला वायर दूसरी रिंग से कनेक्ट होगा। ये ब्रशेस होते हैं, B1 बोल दो, B2 बोल दो। ये ब्रशेस क्या करते हैं, इस रिंग को प्रेस करके रखते हैं, यस सर, ताकि इनसे कांटेक्ट लूज ना हो जाए, ठीक है। और फिर यहाँ पर आपका जो भी डिवाइस होता है उस डिवाइस को कनेक्ट करते हैं, लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या होता है, किसी करंट कैरी, सॉरी, किसी वायर को अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में, किसी कॉइल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम रोटेट करवाए तो उसमें क्या होगा, फ्लक्स इंड्यूस होगा। द मेन कंस्ट्रक्शन, द मेन कंपोनेंट्स ऑफ एसी जनरेटर क्या होते हैं? आर्मेचर। आर्मेचर किसको बोलते हैं? ये जो कॉइल है इसी को हम आर्मेचर बोलते हैं। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो कॉइल्स वायर के, ठीक है। सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन के कोर पर, ये सॉफ्ट आयरन कोर होता है, इसके ऊपर वायर को लपेटा होता है इस तरह से, बहुत सारे टर्न्स होते हैं इसमें, उसको आर्मेचर बोलते हैं। दूसरा क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट, मैग्नेट की जरूरत पड़ती है। तीसरा क्या है आपका, स्लिप रिंग्स, इसको स्लिप रिंग्स बोलते हैं, ठीक है। स्लिप रिंग्स एंड ब्रशेस। स्लिप रिंग्स क्या होते हैं, ये ब्रास की बनी होती है, ठीक है। इसको बोल दो स्लिप रिंग R1, रिंग 2। इनका काम क्या है, यहां से जो करंट आ रही है उसको कंटिन्यूअसली सर्किट में सप्लाई करना। ब्रशेस क्या करती है, ब्रशेस आपका ये स्लिप रिंग को प्रेस करके रखती है, फ्री स्लिप रिंग से कांटेक्ट बना के रखती है, ठीक है। जैसे मान लो अब ये पार्ट मूविंग कर रहा है, ठीक, दिख रहा है आपको? तो ये पार्ट मूव कर रहा है इस तरह से और मुझे इसमें से करंट लेनी है। तो अगर मैं इसमें कोई तार वगैरह ऐसे बांध दूंगा तो तार तो फिर इस पे क्या हो जाएगा, वाउंड हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि तार भी ना हो, तार भी वाउंड नहीं हो और मुझे लगातार इसमें से करंट मिलती रहे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको प्रेस करके रखूंगा इस पे, स्लिप रिंग। इसके पीछे एक स्प्रिंग लगी होती है जो इससे लगातार कांटेक्ट बना के रखती है, फिर रोटेट करता रहता है और इससे हमेशा कांटेक्ट में भी रहता है। ये बात समझ में आई? किस तरह से वर्क करता है? हाँ। वर्किंग जानते हो आप इसकी? सर वर्किंग एसी जनरेटर की दी नहीं रखी है इतनी टाइम। मान लो पहले कॉइल ऐसे नहीं है, हाँ ठीक है। ईएमएफ का मैंने फॉर्मूला बताया है आपको, E इक्वल टू होता है NBA ओमेगा, सॉरी बी भी आएगा, NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है
वो किस पे डिपेंड कर रहा है कि कितना एंगल है किसके बीच में, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। ठीक है, तो जैसे जैसे अब इसका एरिया वेक्टर देखो, अभी तो जैसे यहाँ पर नॉर्थ इधर है, साउथ इधर, अभी तो आप बोलोगे एरिया वेक्टर इस तरफ है, तो अभी तो मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होगा जब 90 होगा। ठीक है, जैसे मान लो ये कॉइल है, ये पेपर को मान लेते हैं कॉइल है, ठीक, ये कॉइल रोटेट कर रही है इसके अंदर, और इस तरफ लेते हैं नॉर्थ, इस तरफ लेते हैं साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे दिख रहा है आपको, और इसका हाँ। एरिया वेक्टर भी इसी तरफ है, यस एरिया सर। वेक्टर भी इसी तरफ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इस तरफ, तो ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा? जीरो। फिर जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा एंगल इंक्रीज होता जाएगा, जीरो से एंगल बढ़ता जाएगा, कहां तक? 30 हाँ। पहुंचा मान लो। ठीक है, हाँ। तो अब ईएमएफ इंड्यूस होना स्टार्ट हो गया। जब ये ऐसे हो जाएगा बिल्कुल, हाँ। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे और ईएमएफ एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ, हाँ। तो इस समय ईएमएफ क्या होगा? मैक्सिमम इंड्यूस होगा। मैक्सिमम। फिर ये वापस से रोटेट करेगा, वापस से एंगल अब 90 से और अब बढ़ना चालू होगा। ठीक है, 90 से क्या होगा? डिक्रीज Yes, होना sir. चालू होगा, तो वापस से सीधा हो जाएगा, तो वापस से ईएमएफ क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो कहां से? 0 से लेके 180 तक ये हाँ। बढ़ा, यहाँ पे 90 डिग्री, इसमें ईएमएफ क्या होगा? आपका मैक्सिमम होगा। फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद फिर उल्टी डायरेक्शन में करंट इंड्यूस करेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ये था, अब इसकी डायरेक्शन कैसे दोगे करंट की? करंट किस तरफ से इंड्यूस होगी? तो वो देंगे हम लोग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से, सेम वही प्रिंसिपल, C फॉर करंट, सेंट्रल फिंगर, और ये 4 फिंगर आपका क्या शो करेगी? फील्ड, और ये क्या थंब क्या शो करेगा? मोशन। बात समझ में आई? यस सर। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, राइट हैंड का यूज हम लोग जनरली क्या करते हैं? अच्छे कामों के लिए करते हैं, जनरेट करने के लिए करते हैं, तो इसलिए राइट हैंड रूल का यूज करेंगे हम लोग जनरेटर में। और मोटर का मोटर में किसका यूज करेंगे? फ्लेमिंग्स Yes, लेफ्ट हैंड sir. रूल का। ठीक है, तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगी कुछ इस तरह से होगी, एसी है तो एसी ईएमएफ इंड्यूस होगी। ठीक है, यस सर। फ्रीक्वेंसी मतलब ये एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम ले रहा है, तो वो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं हम लोग? फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, जो ये फ्रीक्वेंसी है इसकी ईएमएफ जो जनरेट हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है Np/2। P Yes, क्या है? sir. N क्या है यहाँ पे? N है आपका, P है यहाँ पर, P फॉर पोल, नंबर ऑफ पोल्स। एक्चुअल में आप तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही पोल देख रहे हो, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, हम लोग 2 से ज्यादा ही पोल्स लगा सकते हैं। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं? 2 से ज्यादा, ऐसे इस तरह से बहुत सारे पोल्स बने और इसके बीच में कॉइल्स रोटेट करती है। ठीक, तो P क्या है आपका? नंबर ऑफ मैग्नेटिक पोल्स। यहाँ पे कितने पोल दिख रहे हैं? अभी आपको 2 पोल दिख रहे हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, तो पोल्स आपके कितने, आप 2 से ज्यादा पोल्स भी लगा सकते हो, तो उससे क्या होगा? फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ जाएगी, लेकिन कम से कम 2 पोल्स की जरूरत पड़ेगी, सिंगल पोल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, N क्या है यहाँ Yes, पे? sir.
एन है यहाँ पे रोटेशनल फ्रीक्वेंसी, कितनी फ्रीक्वेंसी से आप रोटेट करवा रहे हो आर्मेचर को, रोटेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ आर्मेचर, ठीक है, इन आरपीएस, रोटेशन पर सेकंड। आई बात समझ में? यस। सिंपल जनरेटर के लिए तो सिंपल जनरेटर होता है जिसमें एक पोल होता है, दो पोल्स होते हैं, तो सिंपल जनरेटर के लिए जो नंबर ऑफ पोल्स होते हैं वो कितने होते हैं? दो। तो एफ ऐसी क्या आ जाएगा? n2/2। तो सिंपल जनरेटर के लिए जो फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी से रोटेट कर रहा है उसी फ्रीक्वेंसी से करंट इंड्यूस होती है। आई बात समझ में? यस सर। जैसे मान लो एक साइकिल 10 साइकिल कंप्लीट कर रहा है 1 सेकंड में, तो उससे जो करंट इंड्यूस होगी वो भी 10 साइकिल बनाएगी कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। कुछ बात समझ में आई? यस सर। मान लो ये 1 सेकंड में 10 बार रोटेट कर रहा है, सिंपल जनरेटर की बात कर रहा हूं, तो जो करंट इंड्यूस होगी वो भी, उसकी फ्रीक्वेंसी भी 10 हर्ट्ज होगी या 10 साइकिल पर सेकंड होगी। लेकिन मल्टीपल जनरेटर के लिए जिसमें मल्टीपल पोल्स हो, तो मल्टीपल जनरेटर के लिए पोल्स क्या होंगे? ज्यादा होंगे। फॉर मल्टीपल यस सर। जनरेटर तो वहां पर P जो होगा वो ग्रेटर देन 2 होगा। तो P अगर ग्रेटर देन हुआ तो FAC की वैल्यू क्या होगी? ये क्या ग्रेटर देन N आएगी? बात समझ में आ रही है? यस तो ये क्या सर। होगा? ये ग्रेटर देन N होगा। तो हम लोग, जैसे हम लोगों को 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो उसके हिसाब से हम लोग क्या कर लेते हैं, वहां पर पोल्स बना लेते हैं। आपको कि मैं तो, क्योंकि कोई भी चीज अगर रोटेट कर रही है तो उसकी मैक्सिमम स्पीड हो सकती है कि आप 1 सेकंड में 10 बार घुमा सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 20 बार, ज्यादा तेज घुमाओगे तो टूट भी सकता है। तो फिर आप फ्रीक्वेंसी में जो मैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा हूँ उसकी फ्रीक्वेंसी को कैसे बढ़ाऊं? तो नंबर ऑफ पोल्स बढ़ाकर, नंबर ऑफ पोल्स बढ़ा दो तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। आया समझ में कुछ? हाँ। डीसी जनरेटर बता दिया मैंने। डीसी जनरेटर में जो यस एसी सर। जनरेटर होता है, सॉरी डीसी मोटर होता है, वही आपका डीसी जनरेटर होता है। अच्छा, इसमें जो वेव फॉर्म होगी वो कैसे होगी बता दिया मैंने, हाँ। वेव फॉर्म। डीसी जनरेटर भी देख लो, डीसी जनरेटर का जो आउटपुट होगा, ठीक है, मैंने उसका कंस्ट्रक्शन तो बता ही दिया वैसे। डीसी जनरेटर, डीसी हाँ। मोटर वर्कर्स, डीसी जनरेटर, डीसी मोटर को ही अगर आप उसकी कॉइल को घुमाओगे तो डीसी जनरेटर की तरह वर्क करेगा। इसका जो आउटपुट आएगा, इसका आउटपुट कैसा आएगा? ऐसे करके। ऐसा नहीं कांस्टेंट डीसी आएगी, कांस्टेंट नहीं आएगी, क्योंकि फ्लक्स क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है। तो डीसी जनरेटर का आउटपुट ऐसा आएगा। यस सर। ठीक है, वैसे कांस्टेंट नहीं आएगा। हाँ। तो जनरेटर की जो एफिशिएंसी होती है वो कितनी होती है? जो 50% मोटर की एफिशिएंसी हमने मैक्सिमम देखी थी, एफिशिएंसी, और मतलब ऐसे फॉर्मूला है, P आउट बाय किसके P लिए? वो तो इन। मोटर, वो मोटर के लिए था मोटर बेटा। की। जनरेटर की एफिशिएंसी, हाँ सर। जनरेटर की जनरेटर एफिशिएंसी दोनों है इसमें। 92 से लेके 95%। जनरेटर की एफिशिएंसी तो ज्यादा अच्छा जनरेटर हुआ फिर।
जनरेटर तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है बेटा, मोटर का काम है इलेक्ट्रिक को मैकेनिकल में कन्वर्ट करवाना। यस सर, तो टेक्निकल चीजें हमें क्यों पढ़ा रहे हैं ये? हाँ, ये टेक्निकल मोटर चीजें वोटर आपको हमें क्यों क्यों पढ़ा रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। जैसे बाजार में गए, तो आप क्या? बोला कि मुझे जनरेटर चाहिए, मान लो बाजार में गए मार्केट में कि आपको हाँ। जनरेटर चाहिए, तो दुकान वाला पूछेगा कितने वाट का चाहिए, कितना वोल्टेज होना चाहिए, कितना आरपीएम होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें सारी चीजें मैटर करती है। तो देखो रेटिंग, रेटिंग क्या होती है देखो, जैसे डीसी मोटर और डीसी जनरेटर बता ही दिया, एक ही चीज होती है, इंटरचेंजेबल है ये दोनों एक दूसरे पर। रेटिंग ऑफ मोटर और डायनामो, रेटिंग कैसे होती है इनकी, रेटिंग ऑफ मोटर एंड डायनामो। तो इसकी रेटिंग होती है, जैसे मान लो 5 किलोवाट, 100 वोल्ट, और इसके बाद दिया होता है इसमें कितने आरपीएम पे, जैसे 1000 आरपीएम, 1000 आरपीएम। इसका मतलब क्या है, ये किस पे होता है, फुल लोड पर। जो रेटिंग दी होती है वो फुल लोड पर दी होती है। फुल लोड मतलब जानते हो, मतलब मैक्सिमम ये इतना आउटपुट दे सकता है, ठीक है। तो अगर मान लो कोई डायनामो जो है अगर वो 1000 आरपीएम से घूम रहा है तो आउटपुट में देगा 5 किलो वोल्ट, कितने वोल्ट पर, अगर वो 1000 आरपीएम से, इफ, इसका मतलब है इफ डायनामो रोटेट विथ 1000 आरपीएम, एक मिनट में 1000 बार घूम रहा है, देन आउटपुट पावर जो होगी उसकी, आउटपुट पावर कितनी होगी उसकी, 5 किलो वॉट की पावर देगा, और आउटपुट वोल्टेज क्या होगा उसका, 100 वोल्ट। आउटपुट में वो आपको 100 वोल्ट देगा। सारी बात समझ में है? ठीक। तो आपका डीसी मोटर और डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर में आपका यही है, ठीक है। और कुछ है क्या इसमें? नो सर। फिर आता है आपका ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर जो है वो एक स्टैटिक डिवाइस है। अब जैसे मोटर और जनरेटर में क्या होता है, इसमें तो कुछ मूविंग पार्ट होते हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर में क्या होता है, कोई पार्ट मूव नहीं कर रहा होता। ट्रांसफार्मर क्या करता है, बेसिकली वोल्टेज को स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। स्टेप अप मतलब बढ़ाना, स्टेप डाउन मतलब घटाना। यूज टू स्टेप अप वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज को स्टेप अप या करंट को स्टेप अप करने के लिए या स्टेप डाउन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, ट्रांसफार्मर का। ट्रांसफार्मर का वर्किंग क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन। किस पे वर्क करता है ये, म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन पता है हम लोगों को, एक कॉइल है, ठीक है, वो प्रिंसिपल क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन। एक कॉइल है, उसके बगल में कोई दूसरी कॉइल रखी है, तो अगर एक कॉइल में करंट को चेंज करेंगे तो दूसरी कॉइल में भी क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्योंकि उसके साथ भी जो फ्लक्स लिंक है। फ्लक्स लिंक का मतलब है उसके अंदर से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, ठीक है। फ्लक्स का मतलब क्या है, और इसमें क्या होता है देखो, इस तरह से कोर होती है। कोर हमने पहले ही पढ़ा कि ड्यू टू रिड्यूसिंग एडी करंट, इस कोर को हम लोग कैसे बनाते हैं, लैमिनेटेड बनाते हैं।
ऐसे पतले पतले थिन शीट में काट देते हैं। इसमें क्या होता है, इस तरह से एक वाइंडिंग यहाँ पर होती है, दूसरी वाइंडिंग यहाँ पर। यहाँ पे हम लोग जिस वोल्टेज को आपको स्टेप अप करना है, ये इनपुट वोल्टेज होता है वी इन, और ये कैसा होता है एसी, ये वेरी होना चाहिए। डीसी हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करते। क्यों इस्तेमाल नहीं करते डीसी? डीसी पे वर्क नहीं करेगा, डीसी का इस्तेमाल नहीं करेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या करेंगे, एसी। ट्रांसफार्मर जो है वो डीसी पे वर्क नहीं करता। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ट्रांसफार्मर जो है वो क्या डीसी पे भी वर्क कर सकता है? तो डीसी पे वर्क नहीं कर सकता, क्योंकि ईएमएफ कब इंड्यूस होता है, जब करंट चेंज होती है। अगर इस वाले वायर में करंट चेंज ही नहीं होगी तो इस वाले वायर में करंट प्रोड्यूस होगी क्या? कोई नहीं। फ्लक्स में चेंजेस ही नहीं होंगे। फ्लक्स का मतलब है, देखो अब इसमें क्या होगा, मैग्नेट बनेगा, और ये क्या आयरन का कोर है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, आयरन के कोर में से होती हुई जाएगी। आयरन के कोर में से होती हुई जाएगी इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्लोज लूप बनाएगी इस तरह से। कौन? मैग्नेटिक लाइंस। तो जितनी मैग्नेटिक लाइन प्रोड्यूस हो रही है वो सब आयरन के अंदर से जाते हुए इसमें से जा रही है। ये मैंने करंट नहीं बनाया है, ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई है। बात समझ में आ रही है? यस क्योंकि जो सोलोनॉइड है या फिर जो कॉइल है, इसका एक सिरा नॉर्थ बनेगा, एक सिरा साउथ बनेगा। तो यहाँ से लाइंस अंदर जाते हुए इसके अंदर से जाएगी। तो ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। सेकेंडरी वाइंडिंग के अक्रॉस क्या होता है, आउटपुट लगा होता है आपका रेजिस्टेंस। तो इसमें फ्लक्स में चेंजेस करेगा तो सेकेंडरी वाइंडिंग में भी क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, इसके अक्रॉस भी वोल्टेज इंड्यूस होगा। प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में कोई इसमें करंट फ्लो करने से इसमें ये इलेक्ट्रिकली अलग अलग होते हैं। इलेक्ट्रिकली कनेक्शन नहीं होता है इनमें, ठीक है। ऐसा नहीं कि इस वायर का करंट इसमें जा रहा है, इस वायर का करंट इसमें नहीं जा रहा है। ठीक है, नो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन, नो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है, नहीं है। ठीक है। तो फिर कौन सा कनेक्शन होता है, मैग्नेटिक कनेक्शन होता है। मैग्नेटिक कपल्ड होते हैं, इनको बोलेंगे कि मैग्नेटिकली क्या है, मैग्नेटिकली कपल्ड है, ठीक है। तो पहली चीज, ये डीसी पे वर्क नहीं करता है, एसी पे वर्क करता है। डीसी पे क्यों वर्क नहीं करता, क्योंकि डीसी में करंट चेंज नहीं होती तो कोई फ्लक्स इंड्यूस नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, या तो वोल्टेज को बढ़ाएगा या फिर करंट को बढ़ाएगा। ऐसा नहीं कि वोल्टेज भी बढ़ रहा है करंट भी बढ़ रहा है, ऐसे नहीं होगा। अगर वोल्टेज को बढ़ाएगा तो करंट को Yes, घटाएगा, sir. और करंट को बढ़ाएगा तो वोल्टेज घटेगा। बात समझ में आई? किसी भी एक चीज को बढ़ाएगा और दूसरी चीज को घटाएगा। उसका रीजन ही बताऊंगा मैं ऐसा क्यों होता है। अब जैसे यहाँ पे इनपुट पे फ्रीक्वेंसी दे रहा हूं मैं 50 हर्ट्ज, मतलब यहाँ पे साइकिल जो आ रही है वो 50 हर्ट्ज आ रही है, तो आउटपुट में भी आपको साइकिल कितनी मिलेगी, 50 हर्ट्ज ही मिलेगी, 50. ठीक है। तो दूसरी चीज, तीसरी चीज क्या होती है, इफ, पहले लियो थर्ड चीज, V इंक्रीजेस I डिक्रीज, और I इंक्रीजेस V डिक्रीज, ठीक है। बोथ नेवर इंक्रीज और डिक्रीज, बोथ नेवर इंक्रीज और डिक्रीज साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली दोनों ही ना तो बढ़ सकते हैं ना ही घट सकते हैं, ठीक है। कोई एक ही चीज बढ़ेगी Yes, sir. या एक ही चीज घटेगी। अब पूछे इन दोनों के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, तो इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस क्या है, इनफाइनाइट है, क्योंकि इसका कनेक्शन इसके साथ कनेक्शन है ही नहीं, ये तो मैग्नेटिकली जुड़े हुए हैं। तो देयर इज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। इसमें जितना फ्लक्स Yes, इंड्यूस हो sir. रहा है उतना ही Yes. फ्लक्स
इसमें 5p हो रहा है फ्लक्स, तो इसमें होगा 5s सेकेंडरी वाइंडिंग। भाई बात समझ में? तो फ्लक्स दोनों में सेम रहता है, और एक में फ्लक्स में चेंजेस के कारण दूसरे में क्या होता है आपका। अब देखो, जो हम लोग बात करेंगे जनरली किसकी, आइडियल ट्रांसफार्मर की। आइडियल ट्रांसफार्मर, फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर जानते हैं क्या होता है? जिसमें कोई लॉस नहीं होगा, नो लॉस। आइडियल ट्रांसफार्मर में कोई लॉस नहीं होगा, मतलब इनपुट में जितनी पावर दूंगा P इनपुट, उतने ही पावर क्या होगा P आउटपुट में। पावर बराबर होता है V इंटू आई, इनपुट वोल्टेज, इनपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट। भाई बात समझ में? या फिर इसको ऐसा करो, यस सर। वी आई, वी की जगह इनपुट में V प्राइमरी, I प्राइमरी, V सेकेंडरी, I सेकेंडरी। तो यहां से देखोगे आप IP अपॉन IS इज इक्वल टू हो जाएगा VS अपॉन VP। तो IP और VP जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यस सर। तो VS अपॉन VP, इसको हम लोग बोलते हैं N नहीं सॉरी K बोलेंगे ना, तो बोलता है टर्न्स रेशियो। ठीक है, VS अपॉन VP, ये VS अपॉन VP किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, और ये इक्वल टू IP अपॉन IS भी होगा आपका। बात समझ में आई? इसको बोलते हैं टर्न्स रेशियो। सेकेंडरी वाइंडिंग में कितने टर्न्स है डिवाइडेड बाय प्राइमरी वाइंडिंग, ये क्या कहलाता है आपका टर्न्स रेशियो। और वो किसके बराबर होता है, सेकेंडरी का वोल्टेज। मतलब सेकेंडरी में अगर टर्न्स ज्यादा है तो सेकेंडरी का क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, ज्यादा आएगा, और प्राइमरी में कम है तो प्राइमरी वोल्टेज कम होगा। तो कम वोल्टेज देने पे ज्यादा वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। तो हमारे घरों में जब लाइट आती है, वहां से कहां से जनरेशन होता है, तो जब इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो 11 किलो वोल्ट पे पैदा होती है, जनरेट होती है। जब उसको हम ट्रांसमिट करते हैं, ये आपके जहां पर सब स्टेशन वगैरह होते हैं, सॉरी पावर प्लांट होते हैं, तो पावर प्लांट में जो लाइट का जनरेशन होता है वो 11 kV पर होता है, मतलब 11,000 वोल्ट। 11,000 वोल्ट से इसको 33 kV या 66 kV पर ट्रांसफार्मर की मदद से इसको क्या किया जाता है, स्टेप अप। ये सिंबल है ट्रांसफार्मर का। बात समझ में आई? क्यों करते हैं? यस सर। क्योंकि जनरली जो पावर प्लांट होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, वो गांव वगैरह में होते हैं, मतलब शहर से बहुत बाहर होते हैं। तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी को शहर में पहुंचाने के लिए अगर आप 11 kV पे लाओगे, मतलब वोल्टेज कम करते हो, तो क्या होता है, लॉसेस ज्यादा होते हैं। ये वोल्टेज कम होगा तो करंट क्या होगी, ज्यादा होगी, और करंट ज्यादा होगी तो पावर जो लॉसेस होते हैं I²R, ये लॉस क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो लॉसेस क्या होते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए वोल्टेज को क्या करते हैं हम लोग, बढ़ाकर भेजते हैं। उससे क्या होगा, लॉसेस आपके कम होंगे। आई बात समझ में? हाँ। तो ट्रांसफार्मर जो होता है वो दो तरह के होते हैं, स्टेप अप और स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप और स्टेप डाउन। दोनों में अंतर समझ में आ गया? हाँ। स्टेप, हाँ। तो मैं अगर एक तरफ स्टेप अप लिखूं, एक तरफ स्टेप डाउन लिखूं, दोनों में देखते हैं। एक तरफ मैं लिखता हूं स्टेप अप और एक तरफ लिखता हूं मैं स्टेप डाउन। तो पहले ये बताओ, स्टेप अप में नंबर ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग्स और नंबर ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग कौन ज्यादा? स्टेप अप कर रहा है तो सेकेंडरी ज्यादा, स्टेप डाउन कर रहा है तो सेकेंडरी।
Yes, sir. ठीक है। हाँ हाँ वोल्टेज VS और VB में कौन ज्यादा? VS ज्यादा होगा, सेकेंडरी वोल्टेज लो बढ़ा रहा है। वोल्टेज, लो वोल्टेज हाई करंट इनटू तीसरा हाई इसमें वोल्टेज करंट लो अगर पूछे करंट। ISIP में, स्टेप अप में, इसमें हाई से लो, ISIP में ये लो होगा, ठीक है। करंट कन्वर्ट अगर हाई टू वोल्टेज लो। ज्यादा है तो करंट लो होगी। इसमें ISIP में, हाँ इसमें आपका IS ज्यादा होगा, IP कम होगा। उल्टा होता है। रेजिस्टेंस RS और RP में, तो रेजिस्टेंस देखो कैसे होगा, जिसमें ज्यादा टर्न्स है, ज्यादा टर्न्स तो ज्यादा रेजिस्टेंस, ज्यादा लंबा वायर यूज करा उसमें, तो नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी के ज्यादा तो सेकेंडरी का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। इसमें उल्टा हो जाएगा, RS जो है वो RP से छोटा होगा। आई बात समझ में? इसके लिए जो K की वैल्यू, K क्या, टर्न रेशियो, K की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी, और इसमें K की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 होगी, क्योंकि K बराबर क्या होता है, NS अपॉन NP। याद रखना, उल्टा मत कर देना। K बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ सेकेंडरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। ठीक है। एफिशिएंसी, Yes, sir. एफिशिएंसी निकालोगे, एफिशिएंसी वही आउटपुट अपॉन इनपुट, हाँ P आउट P इन इंटू 100। आउट कितना हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट पावर कितना, VS, सेकेंडरी करंट, प्राइमरी वोल्टेज, प्राइमरी करंट इंटू 100, ऐसे निकालोगे आप एफिशिएंसी। ठीक है, ये तो हो गया किसके लिए, yes, sir. फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर। ट्रांसफॉर्मर। लेकिन जनरली क्या होता है, हीट लॉस वगैरह भी होते हैं, जनरली लॉसेस वगैरह भी तो होते हैं, कुछ ना कुछ तो लॉस होगा ही होगा। ऐसे तो नहीं कि जितनी पावर दे रहे उतनी पावर मिल जाए। तो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में क्या होगा, कुछ लॉसेस भी होंगे। फॉर प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर, फॉर प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर, ठीक है, ट्रांसफार्मर लिखा हुआ है, एक्समर नहीं है। तो P इन जो होगा वो P आउट प्लस P लॉस के बराबर होगा। इनपुट पावर आउटपुट प्लस लॉस, तो एफिशिएंसी जो होगी अब P आउट अपॉन P इन इंटू 100। तो आप देखो P इन की जगह लिख सकते हो आप P आउट अपॉन P इन, सॉरी P आउट प्लस P लॉस इंटू 100। आई बात समझ में? उल्टा भी लिख सकते हो आप P आउट को P इन माइनस लॉस कर दो अपॉन P इन कर दो इंटू 100 कर दो। आई बात समझ में? ठीक है, दीक्षा Yes, sir. कहाँ चले गए?